वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 के सेकंड पार्ट के बारे में। यहाँ हम बात करेंगे कि कैसे अगर कोई कंपनी ईओक्यू पे डील कर रही है, लेकिन ईओक्यू पे हमने ये सीख लिया था, ठीक है, कि हमारा जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है और जो हमारा होल्डिंग कॉस्ट है वो दोनों सेम आता है और टोटल जो हमारी कॉस्टिंग आती है किसी गुड्स को परचेज करने, होल्डिंग करने, सब कुछ मिला जुला के दैट विल बी द मिनिमम एट ईओक्यू। लेकिन अगर हम और बात करें तो अगर कभी ऐसा हो जाता है कि जो सप्लायर है वो आपको दे देता है डिस्काउंट, तो उस केस में क्या ईओक्यू काम करेगा? हम बस यही चीज़ यहाँ देखने वाले हैं कि अगर कोई डिस्काउंट हमें सप्लायर दे देता है तो क्या उस केस में भी हम ईओक्यू वाले क्वांटिटी को ही प्रेफर करेंगे, या हम जैसा डिस्काउंट के हिसाब से हमको नया ऑफ़र लगता है उस हिसाब से हम अपने आप को मोल्ड कर लेंगे। इस चीज़ को बेटर समझने के लिए मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ, आपको सब कुछ बातें क्लियर हो जाएंगी। लिखिए बात है, डब्ल्यू कंपनी इज़ द रिटेलर ऑफ बैरल्स। द कंपनी हैज़ एन एनुअल डिमांड ऑफ 30,000 बैरल्स। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो डिमांड की गई है ये एनुअल दी गई है। अब एनुअल दी गई है तो आपको पता भी है कि हमारा जो फॉर्मूला है उसमें हम लोगों को एनुअल डिमांड ही चाहिए होती है, 2 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट इंटू डी अपॉन CH। अब यहाँ पे जो आपकी डिमांड है वो कितनी है, वो आपकी 30,000 है। इसके बाद 2 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट की बात कर लेते हैं। अब हम लोग जो एक बैरल खरीदते हैं, हम लोग को एक बैरल खरीदने का हम लोगों को $2 देने पड़ते हैं। फ्रेश सप्लाईज कैन बी ऑब्टेन्ड इमीडिएटली विद ऑर्डरिंग एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट अमाउंटिंग टू $200 पर ऑर्डर। मतलब ये हुआ कि हम लोगों को 200 रुपये पर हमको ऑर्डर करने के लिए 200 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। द एनुअल कॉस्ट, ध्यान दीजिएगा, मैंने पहले भी कहा था कि जब भी कभी होल्डिंग कॉस्ट की बात करेंगे तो हम हमेशा कैसे निकालेंगे, एनुअल बेसिस पे निकालेंगे। अगर मंथली दिया होता तो वी कुड हैव डेफिनेटली कन्वर्टेड इनटू द एनुअल मल्टीप्लाई बाई 12, और जैसा रहेगा वैसा हमको करना पड़ेगा। द एनुअल कॉस्ट ऑफ होल्डिंग 1 बैरल इन स्टॉक इज एस्टिमेटेड टू बी $1.2, तो ये आ गया $1.2। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका ये आता है 3162 बैरल्स पर ऑर्डर। मतलब हम लोग जब एक बार ऑर्डर प्लेस करेंगे तो हम हर ऑर्डर में हम 3162 बैरल्स को मंगाएंगे, तब जाके हम लोग साल भर में 30,000 मंगाएंगे। अब मैं ये भी बता देता हूँ कितने दिनों बाद आप एक मंगाएंगे। तो अगर मैं कहूँ 3162, आपको याद होगा हमने इससे पहले भी ऐसे क्वेश्चन किए हुए हैं, डिवाइडेड बाई 30,000, ये आगे जाके क्वेश्चन आने वाले, मैं इसको बाद में करा दूंगा, इंटू 365 करेंगे तो आपको ये निकल के आएगा करीब 38 डेज इसका आंसर आएगा। ये आपको हम TYU-5 में करा देंगे, ये सब बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब हम आगे की बात करते हैं। 38 डेज़ में आपको हर 38 डेज़ में क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। अभी बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे सर अगर आप ऐसा कर दो कि एक ही बार में 30,000 मंगा लो तो क्या होगा, मैं दिखाता हूँ कैसे क्या क्या हो सकता है, उन सब के बारे में डिस्कस अभी करेंगे। फिर क्या लिखा है, अगर ऐसा हो जाए कि जो आपका सप्लायर है वो आपको क्या दे दे कि भैया जो आप 2 रुपये का पर बैरल खरीद रहे थे मैं आपको 2% डिस्काउंट दे दूँ। अगर 2 रुपये में 2% डिस्काउंट कर देंगे तो $1.96 हो जाते हैं। 50 अगर आप कब कितना यूनिट्स मंगाते हैं, अगर आप हर ऑर्डर में करीब एटलीस्ट 5,000 बैरल मंगाते हैं तो मैं आपको $1.96 के हिसाब से मैं रेट लगा दूंगा, एंड 2.5% डिस्काउंट मैं लगा दूंगा अगर आप 7,500 बैरल हर ऑर्डर में मंगाते हैं। तो आइए देख लेते हैं इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं इजी तरीके से। अब यहाँ पे आए साहब बात नंबर ऑफ क्वांटिटी, हम क्वांटिटी कितनी मंगा रहे हैं हर ऑर्डर में। एक बार हम मंगा रहे हैं 3162, एक बार हम ट्राई कर लेते हैं 5,000 के हिसाब से, एक बार ट्राई कर लेते हैं 7,500 के हिसाब से। तो अब आप खुद ही सोचिए कि अगर आप नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स निकालें, क्या करना पड़ेगा आपको, 30,000 को डिवाइड कर दीजिए आप 3162 से, तो आपको निकल के आ जाएगा नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स, दैट विल ये आएगा आपका 9.5, ये आपका आ जाएगा 5 से 30, और ये आ जाएगा आपका 4। मतलब आपको 4 बार ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। चलिए अब और आगे की बात कर लेते हैं। अब आती है बात कि आपको एक बार ऑर्डर प्लेस करने का जो रेट लगता है वो 200 रुपये लगता है, और अगर आप यहाँ पे 9.5 बार मंगाते हैं तो कितना हो जाएगा आपका साहब, 9.5 इंटू 200 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा
1900, 6 इंटू 2 60 और 12 दैट इज़ 1200, 4 इंटू 2 दैट इज़ 800। तो आपका 800 रुपये आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट लगा। नंबर ऑफ ऑर्डर्स पता है कैसे निकाला मैंने, कैसे निकाला, 30,000 को मैंने डिवाइड किया ये 3162 से या फिर 5000 से या 7500, सबका अलग अलग अपने आप आ जाएगा साहब। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं साहब होल्डिंग कॉस्ट के बारे में। होल्डिंग कॉस्ट कितनी है यहाँ पे, होल्डिंग कॉस्ट आपके साहब $1.2 है। 1.2 अब कैरिंग यूनिट कितनी होती है आपको सिखाया था, 3162 डिवाइडेड बाय 2 है ना, यही मैंने सिखाया था। तो 3162 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1.2 करेंगे तो ये आपका आता है 1897। इसको हम 197 1900 लिख देते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि दोनों क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। इसी तरीके से आप 3162 को हटा कर आप 5000 लिख देंगे तो कितना 2500, 2500 इंटू 1.2 कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 3000। इसी तरीके से आप अगर 7500 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 से, तो ये आपका आ जाएगा 4500। इसके बाद साहब अब हम एक इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ इस क्वेश्चन को सीखनी है वो है आपका परचेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट आपकी जो पड़ी थी पहले वाले में 2% आपको पहले सिंपल 2 रुपये के हिसाब से 30,000 खरीदेंगे कितना आएगा, 60,000 हो जाएगा है ना। 30,000 इंटू 2 30,000 60,000। यहाँ पे आपको रेट जो पड़ रहा है 1.96 पड़ रहा था ना, 1.96 इंटू 30,000 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा टोटल मिला करके आपका 1.96 इंटू 30,000 करेंगे साहब तो ये हो जाएगा 58,800। और यहाँ पे अगर आप साहब 7,000 2 में से 2.5% लेस कर देंगे तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 58,500। मैंने कुछ किया नहीं खास, मैंने साहब यहाँ पे ये किया है 2 रुपये में से 2.5% लेस कर दिया, जो वैल्यू आई उसको मैंने मल्टीप्लाई किया 30,000 से, तो साहब ये आ गया मेरा 58,500। अब इसको टोटल कर दीजिए, 60,000 ये हो गया 62 और ये हो गया 63,800, ये हो गया आपका साहब 63,000, ये हो गया साहब आपका 63,800। तो आप देख रहे हैं साहब, इवन दो EOQ हमें ये बताता है कि यार हमारी मिनिमम कॉस्ट जो पड़ती है वो EOQ पे पड़ती है, लेकिन जब उस बंदे ने डिस्काउंट ही हमें दे दिया है तो उसकी वजह से साहब हमारा जो हमको ऑर्डर जो एक बार में ऑर्डर प्लेस करना चाहिए वो 6 करना चाहिए, क्योंकि वो हमको डिस्काउंट दे रहा है और हमारी परचेज़ प्राइस क्या हो जा रही है, वो कम हो जा रही है। लेकिन ठीक है, मानता हूँ कि दोनों अगर आप इसको दोनों मिलाइए, देखो ये दोनों मिलाओगे कितना आएगा, ये आएगा 3,800 पड़ रहा है ये, ठीक है। ये कितना पड़ रहा है, ये 3 और 1 4, दिख रहा है 4,200 पड़ रहा है ना, ये ज़्यादा पड़ रहा है, ये तो ज़्यादा पड़ ही रहा है। तो आप इन दोनों को देखोगे तो कम आएगा, ये जो दो चीज़ें रहती हैं जैसे कम आएंगी, लेकिन साहब अगर आप सबको परचेज प्राइस को भी शामिल करें तब जाके आपको दिख रहा है कि नहीं हमारा 5,000 वाला सही है। आई होप आप लोग को बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं साहब। TYU 4 का आप लोग होमवर्क ले लीजिएगा, आप सब कर लीजिएगा, बहुत इजी सा क्वेश्चन, सेम डेटा जैसा दिया है वहाँ पर, यहाँ भी डिस्काउंट यहाँ भी डिस्काउंट, आप लोग कर सकते हैं साहब, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं रीऑर्डर लेवल की। अब रीऑर्डर लेवल क्या होता है, अभी आपके घर में अगर आप जीरा या चावल जैसे लेते हैं, मान लीजिए महीने में 10 किलो चावल ले रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि जैसे ही 1 किलो चावल बचेगा मेरी बोरी में, मैं क्या करूँगा, मैं फिर से जाके चावल ले आऊँगा, क्योंकि हो सकता है संडे पड़ जाए, मार्केट बंद पड़ जाए एक दिन, तो मुझे चावल खाने को नहीं मिलेगा। तो रीऑर्डर लेवल वो लेवल होता है जहाँ पे मैं फिर से सामान ऑर्डर कर देता हूँ, और अगर आप कहीं चावल बाहर से मंगाते हैं तो आने में टाइम लग सकता है। तो रीऑर्डर लेवल वो लेवल है जो लेवल हमारे कंपनी में हमारा स्टॉक पहुँच जाएगा तो हम क्या कर देंगे, ऑर्डर प्लेस कर देंगे। हैविंग डिसाइडेड हाउ मच इन्वेंट्री टू रीऑर्डर, और हमको ये भी पता करना होगा, हमें ये भी जानना होगा कि हमें फिर से कितनी क्वांटिटी मंगानी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज व्हेन टू रीऑर्डर, द फॉर्म नीड्स टू आइडेंटिफाई लेवल ऑफ इन्वेंट्री which can be reached before an order needs to be placed। ना जब ऑर्डर प्लेस करते हैं उससे पहले हमको देखना होगा कितने लेवल पे हमें ऑर्डर प्लेस करना है। रीऑर्डर लेवल इज़ द क्वांटिटी ऑफ इन्वेंट्री ऑन हैंड व्हेन एन ऑर्डर इज प्लेस्ड। रीऑर्डर लेवल वो लेवल है जहाँ पे कितनी क्वांटिटी आपके हाथ में पड़ी हुई है तब आप ऑर्डर प्लेस करते हो। व्हेन डिमांड एंड लीड टाइम पता है, द डेट ऑन विच वी प्लेस द ऑर्डर एंड द डेट ऑन विच the goods are delivered, the difference between these two dates that is called lead time।
द डिमांड एंड द लीड टाइम आर नोन विथ सर्टेनिटी, द ROL मे बी कैलकुलेटेड एग्जैक्टली। अगर लीड टाइम आपको क्लियरली पता है कि हाँ मेरे को 10 दिन में सामान एग्जैक्टली मेरा पहुंच जाएगा, तो आप ये भी निकाल सकते हो कि हाँ 10 दिन में मेरी डिमांड कितने होने वाली है, तो उस हिसाब से आप अपना स्टॉक मेंटेन कर लोगे और 10 दिन वाला स्टॉक जितना पड़ा होगा, सामान जितना कस्टमर 10 दिन में खरीदते हैं, उसी के पहले ही आप क्या कर दोगे, ऑर्डर प्लेस कर दोगे। अब हम बात करते हैं TYU5 के बारे में, आपको सब कुछ और बातें क्लियर हो जाएंगी, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने से ज़्यादा क्लियर होती हैं। कैलकुलेटिंग द रीऑर्डर लेवल यूजिंग द डेटा ऑफ W कंपनी, दैट इज़ हम लोग जो TYU3 किया था उसी की इन्फॉर्मेशन यूज़ करेंगे। एज्यूम दैट द कंपनी अडॉप्ट द EOQ एज द, और हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है हमने 5000 वाले आंसर हमारा 5000 वाला आया था, लेकिन हम लोग ये मान के चलते हैं कि हमने EOQ जो हमारा आया था हमने उसी को अडॉप्ट कर लिया है एज इस ऑर्डर क्वान्टिटी, एंड दैट इट नाउ टेक्स 2 वीक्स फॉर एन ऑर्डर टू बी डिलीवर्ड, और इसको 2 हफ्ते लगते हैं ऑर्डर को डिलीवर करने में। हाउ फ्रिक्वेंटली विल द कंपनी नीड टू प्लेस एन ऑर्डर, कितने दिनों बाद का ऑर्डर प्लेस करना चाहिए, इसका मैंने आंसर निकाल के दिखाया था। 3162 डिवाइडेड बाई 30,000, जो आपका ऑर्डर हर बार ऑर्डर आप प्लेस करते हो उसको डिवाइड कर दोगे टोटल से, इंटू 365 कर देंगे तो आपको मिल के आ जाएगा ये 38 डेज़ का। मतलब ये हुआ हमको हर 38 डेज़ में क्या करना चाहिए, ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है हाउ मच इन्वेंट्री विल हैव टू बी ऑन हैंड व्हेन द ऑर्डर इज प्लेस्ड, तो यहाँ पे हमें कितना स्टॉक हमारे पास रहे तभी हमें ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है इट इज़ नाउ टेक्स 2 वीक्स फॉर एन ऑर्डर टू बी डिलीवर्ड, हमको 2 हफ्ते लगते हैं, तो 2 हफ्ते का सामान हमें रोक के रखना पड़ेगा अपने पास पहले, तभी हम ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो 2/52 कर दीजिए, इंटू 30,000 कर दीजिए, तो ये आपको निकल के आ जाएगा साहब 1154 बैरल्स। जब आपके पड़े हो साहब तभी आपको ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए, ठीक। उसी तरीके से TYU6 में वही बात पूछी है, यूजिंग द डेटा रिलेटिंग टू D कंपनी एंड इग्नोरिंग डिस्काउंट्स, एज्यूम दैट द कंपनी अडॉप्ट द EOQ, यहाँ भी EOQ की बात करें तो मेरे को पता है इसका आंसर TYU6 का जो रेफरेंस दे रहे हैं ये लोग TYU4 का दे रहे हैं, ठीक है। तो TYU4 में आपका जो EOQ आया था ना वो आपका 3721 आया था, मैंने सॉल्व किया हुआ है, तो मैंने आपको होमवर्क दे दिया ताकि 1-2 आप थोड़ा सा फंसें तो आप लोग और चीज़ों को सीखें, हर चीज़ देखेंगे तो हो सकता है दिमाग में शार्प ना हो पाए, तो इजी है वैसे कुछ नहीं, ठीक है। 3721 है। अब आती है बात यहाँ पे हाउ फ्रिक्वेंटली, सेम वही कॉन्सेप्ट, टोटल कितना है वहाँ पे, टोटल वहाँ पे 45,000, तो क्या करेंगे 3721 डिवाइडेड बाई 45,000 इंटू 365, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 30 डेज़। तो आपको 30 डेज़ में हर बार ऑर्डर प्लेस करना चाहिए। हाउ मच इन्वेंट्री, यहाँ पे कितने वीक्स की बात हो रही है, यहाँ 3 वीक्स के बारे में बात हो रही है, तो 3/52 इंटू 30,000, तो ये कितना आ जाएगा आप साहब, ये आपका आ जाएगा 2596। तो आपको 2596 यूनिट जब आपके पास पड़े हों तभी आपको ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए, एंड दिस इज द आंसर। देख रहे हो आप कितना ईजी चीज़ें चल रही हैं। रीऑर्डर लेवल विथ वेरिएबल डिमांड, अब आती है बात कि अगर डिमांड वेरिएबल है, मतलब हमको पता ही नहीं कि डिमांड किस दिन कितनी रहेगी, और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि जो लीड टाइम है वो भी क्या है, वो भी वेरिएबल है, वो भी चेंज हो रहा है, तो क्या हो जाएगा। तो अब ये तो भैया हमारे किताब में कैलकुलेट करना मुश्किल ही है, क्योंकि हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, किताब में क्या चीज़ें सर्टेन होती हैं, असली लाइफ में होता है ना वेरिएबल। तो when lead time and demand are known with certainty, ROL, that is demand during the lead time, where there is uncertainty and optimum level of buffer inventory must be found। अब जहाँ पे चीज़ें वेरिएबल है वहाँ पे क्या करना पड़ता है, वहाँ पे हमें जितनी डिमांड हमें पता है कितनी डिमांड होती है अक्सर हमेशा, उसके अलावा प्लस हमें कुछ और एक्स्ट्रा स्टॉक अपने पास मेंटेन करना होता है, उसको हम बफर इन्वेंट्री कहते हैं। दिस डिपेंड्स ऑन, ये डिपेंड किस पे करता है, डिमांड कितना वेरिएबल है, कॉस्ट ऑफ होल्डिंग, हमारी स्टॉक होल्ड करने में कितना हमारा कॉस्ट लगता है, और अगर हम स्टॉक आउट हो जाते हैं, मतलब कस्टमर आता है और सामान मना कर देते हैं, तो हमें कितने का नुकसान हो सकता है, इन सब चीज़ों को हम ध्यान में रखेंगे। विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म दिस कैलकुलेशन इन द एग्जाम, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आएंगे वहाँ पे हमेशा क्या रहेगा, वहाँ पे चीज़ें सर्टेन रहेंगी। फिर लिखी है बातें रीऑर्डर लेवल के बारे में, देयर वॉज सर्टेनिटी, देन द लास्ट यूनिट ऑफ इन्वेंट्री वुड बी सोल्ड एज द नेक्स्ट डिलीवरी इज मेड, तो लास्ट डिलीवरी तभी बिकेगी जब वो नेक्स्ट डिलीवरी आने वाली होगी। इन द रियल वर्ल्ड दिस आइडियल कैन नॉट बी अचीव्ड, और ऐसा हो नहीं सकता है असली ज़िंदगी में। डिमांड विल वेरी फ्रॉम पीरियड टू पीरियड, हर पीरियड में डिमांड चेंज होती है, एंड ROL लेवल मस्ट अलाउ सम बफर और सेफ्टी इन्वेंट्री, द साइज ऑफ विच इज़ अ फंक्शन ऑफ मेंटेनिंग द बफर। वही सब बातें इन्होंने कही हुई है, अगर आप बफर स्टॉक मेंटेन करोगे तभी बिजनेस को रन कर पाओगे।
अब पॉइंट नंबर 5 में इन्होंने कहा हुआ है इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स इन्होंने यूज़ किए हुए हैं, ये पूरी थियोरेटिकल बातें होने वाली हैं कि भैया आप इन्वेंट्री को कैसे मैनेज करोगे, कौन कौन से तरीके हैं। बहुत सिंपल से घर में करते हैं वही तरीके यहाँ भी लिखे गए हैं। द नंबर ऑफ सिस्टम्स हैव बीन डेवलप्ड टू सिंप्लीफाई द इन्वेंट्री मैनेजमेंट प्रोसेस। यहाँ पे कुछ सिस्टम्स डेवलप किए गए, कुछ खास सिस्टम्स नहीं है, सिंपल सिस्टम्स, ठीक है। पीरियोडिक रिव्यू, और ऑब्वियस सी बात है आप समय समय पे देखते रहोगे कि कितना स्टॉक आपके पास है, वही तो करोगे, इसको पीरियोडिक रिव्यू कहते हैं। जस्ट इन टाइम, इसमें क्या होता है भैया, जब हमको लगे कि यार बिल्कुल स्टॉक खत्म हो गया तब हम मंगाएंगे, दैट इज जस्ट इन टाइम। पीरियोडिक रिव्यू सिस्टम, कांस्टेंट ऑर्डर साइकिल सिस्टम, यहाँ पे इन्वेंट्री लेवल्स आर रिव्यूड एट फिक्स्ड इंटरवल। हम लोग हर फिक्स्ड इंटरवल, हर 6 महीने बाद, हर 3 दिन बाद, जो भी हम लोग फिक्स करेंगे, है ना। इट कैन बी 1 ईयर, इट कैन बी 2 मंथ्स, इट कैन बी 10 डेज। एवरी इन्वेंट्री लेवल्स आर रिव्यूड एट फिक्स्ड इंटरवल। एग्जांपल एवरी 4 वीक, हर 4 हफ्ते बाद वहाँ का सुपरवाइजर आएगा, बोलेगा ओहो अब इतना स्टॉक बाकी, ओके ठीक है अभी ऑर्डर प्लेस नहीं करते हैं, और जब खत्म हो जाएगा तब मैं ऑर्डर प्लेस कर दूंगा। तो उसको समझ में आता है कि हाँ मेरा सामान डिलीवर कब होता है, वैसे वैसे वो ऑर्डर प्लेस करेगा। द इन्वेंट्री इन हैंड इज देन मेड अप ऑफ प्री डिटरमाइंड लेवल विच टेक्स अकाउंट ऑफ। अब वो ये देखता है वो कितने लेवल पे वो ऑर्डर प्लेस करेगा, वो क्या क्या चीज़ ध्यान देगा कि भैया लाइकली डिमांड बिफोर द नेक्स्ट रिव्यू। जब मैं अगली बार रिव्यू करने आऊँगा 4 हफ्ते बाद, तब तक क्या ये सामान रहेगा मेरा, अगर नहीं रहेगा तो पहले से तुरंत ऑर्डर प्लेस कर देगा। लाइकली डिमांड ड्यूरिंग द लीड टाइम, वो ये भी देखेगा कि ठीक है अगर मैं आज ऑर्डर प्लेस करता हूँ तो क्या ये सामान मेरा, जैसे मेरा सामान हर बार जो आता है वो 10 दिन लग जाते हैं, तो जितना सामान मेरे पास पड़ा है क्या ये 10 दिन चल पाएगा। अगर उसको लगता है कि यार नहीं चल पाएगा तो उसको उससे पहले ही ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए था। इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमेशा क्या करता है वो ऑर्डर प्लेस करता है। दस अ 4 वीकली रिव्यू इज अ सिस्टम वेयर द लीड टाइम वॉज 2 वीक। देख रहे क्या लिखा है, 4 वीकली रिव्यू करता है तो वहाँ लीड टाइम 2 वीक्स है। वो डिमांड एंड इन्वेंट्री वुड बी मेड अप टू द लाइकली मैक्सिमम डिमांड फॉर द नेक्स्ट 6 वीक। तो उसको कहता है कि भैया हमको अगले 6 हफ्ते तक का हमें ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। अंडर द सिस्टम ऑर्डर्स आर इवनली स्प्रेड। हम लोग यहाँ मान के चलते हैं कि हमारे जो ऑर्डर्स हैं, हमारे जो डिमांड है वो क्या है, वो इवनली है, मतलब सेम है हमेशा। सो इट इज़ पॉपुलर विथ सप्लायर्स। अब आती है बात, एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, एडिशनल क्वेश्चन। पीरियोडिक रिव्यू सिस्टम, कंपनी हैज एस्टिमेटेड दैट फॉर द कंपनी सीजन वीकली डिमांड फॉर द कंपोनेंट्स विल बी 80 यूनिट्स। उसको लगता है कि हमारी 80 यूनिट्स की डिमांड रहेगी। सप्लायर टेक्स 3 वीक्स ऑन एवरेज। सप्लायर जो यहाँ पे है वो 3 हफ्ते का टाइम लेते हैं टू डिलीवर द गुड्स once they have been ordered and a buffer inventory of 35 units is held। हम लोग 35 यूनिट्स अपने पास हमेशा स्टॉक बना के रखते हैं। if the inventory levels are reviewed every 6 weeks, हर 6 हफ्ते बाद रिव्यू करने वाला आता है। how many units will be ordered at review, वो रिव्यू जब करेगा तो कितने ऑर्डर प्लेस करेगा। when the count shows 250 यूनिट्स, जब उसको दिख रहा है कि हमारे पास स्टॉक कितना पड़ा है, अभी सिर्फ 250 पड़ा हुआ है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं करना सॉल्व क्वेश्चन को। अब अगर सिंपल सी बात कही जाए तो 6 हफ्ते बाद वो आता है और वीकली डिमांड हमारी गुड्स से कितनी है, 80 यूनिट्स की है। तो 6 हफ्ते में कितनी डिमांड हो जाएगी, 8 6 या 48। मतलब ये हो गया कि हमें अगर अगली बार जब रिव्यू करने आएगा तो हमें कम से कम उससे पहले ही 480 यूनिट्स होना चाहिए। प्लस जब वो ऑर्डर प्लेस करेगा तो भी ऑर्डर आने में कितना टाइम लगेगा, 3 हफ्ते लग जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमें 240 यूनिट्स और होने चाहिए, ठीक है। तो कुल मिला के, अच्छा ये कितना हो गया, ये आपका टोटल करेंगे तो आपका 720 हो गया। अब आती है बात कि 720 में यहाँ लिख देता हूँ, 720 प्लस अब हमको बफर स्टॉक कितना चाहिए, हमको बफर स्टॉक चाहिए यहाँ पे 35 का चाहिए। तो बफर स्टॉक अगर आपको 35 का चाहिए तो कुल मिला के स्टॉक हमारे पास कितना होना चाहिए, कुल मिला के पास हमारे पास आज की डेट में अगर स्टॉक है 755 यूनिट्स तो सेफ़ है, लेकिन हमारे पास है कितने अभी तक, सिर्फ 250 हैं। तो उसको ऑर्डर तुरंत प्लेस करना चाहिए, कितने यूनिट्स का, 505 यूनिट। हमने 250 इसलिए लेस किया क्योंकि हमारे पास अभी इतने 250 पड़े हुए थे। तो हमको क्या करना चाहिए, हमें 505 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस तुरंत करना चाहिए। फिर रिपीट कर देता हूँ मैंने क्या कहा। हम यहाँ ये देखने जा रहे हैं कि इफ़ द इन्वेंट्री लेवल्स आर रिव्यूड एवरी 6 मंथ, हाउ मेनी यूनिट्स विल बी ऑर्डर एट रिव्यू। जब वो रिव्यू करेगा तो कितना ऑर्डर प्लेस करेगा, तो वो साहब 505 यूनिट का ऑर्डर प्लेस करेगा। क्यों, क्योंकि देख रहा है कि जब मैं अगली बार रिव्यू करने आऊँगा उससे बीच में 480 की डिमांड हो जाएगी। प्लस जब मैं अगर उस दिन आ करके फिर ऑर्डर प्लेस करूँगा फिर भी आने में 3 हफ्ते का टाइम लगेगा, उसके पीछे फिर डिमांड 240 की हो जाएगी। प्लस वो कहता है कि प्लस हमें 35 यूनिट बफर का भी रखना ही होता है हमेशा। तो इन सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए उसको कहता वो माइनस कर देगा जो एग्जिस्टिंग में पड़े हुए हैं हमारे स्टॉक। तो हमारे पास ये निकल के आता है कि हमें 505 यूनिट्स क्या करना चाहिए, ऑर्डर प्लेस करना चाहिए साहब। अब आती है बात स्लो मूविंग इन्वेंट्री। सर्टेन आइटम्स में हैव अ हाई इंडिविजुअल वैल्यू बट बी सब्जेक्ट टू इनफ्रीक्वेंट डिमांड। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं साहब जिसकी
बहुत ज़्यादा मूविंग नहीं कर, मतलब इन द सेंस बहुत डिमांड नहीं होती हैं, लेकिन हाई वैल्यू बहुत होती है साहब, है ना। फिर लिखी है बातें, इन मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन अबाउट 20% द आइटम्स हेल्ड मेड अप ऑफ 80% टोटल यूसेज। 20% आइटम ऐसे होते हैं जो कि 80% तक यूज़ होता है। स्लो मूविंग इन्वेंट्री की बात की, जो महंगे आइटम होते हैं नॉर्मली वही यहाँ पे आते हैं, इसमें इन्होंने एग्जाम्पल बहुत अच्छे अच्छे दिए हुए हैं। मैनेजमेंट नीड टू रिव्यू यूसेज टू आइडेंटिफाई स्लो मूविंग इन्वेंट्री। उनको देखना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी इन्वेंट्री है जो स्लो मूविंग है। एंड एज इन्वेंट्री, जो पुरानी एज मतलब पुरानी इन्वेंट्री हो गई, एनालिसिस शुड बी प्रोड्यूस्ड एंड रिव्यूड रेगुलरली सो दैट द एक्शन कैन बी टेकन। एक्शन को क्या क्या एक्शन ले सकते हैं, तो भैया जो पुरानी हो गई है उसको हटा देंगे। ऑब्सोलीट मतलब होता है आउटडेटेड, तो आउटडेटेड को क्या करेंगे, हटा देंगे। स्लो मूविंग इन्वेंट्री आइटम्स ओनली ऑर्डर्ड व्हेन एक्चुअली नीडेड, हम उसको तभी सप्लायर से मांगेंगे जब हमारे कस्टमर आएंगे और हमें ऑर्डर प्लेस करेंगे, तभी हम उसको सप्लायर से मंगा करके कस्टमर को दे देंगे, क्योंकि ये हमारा गुड्स पड़े पड़े ख़राब हो जा रही हैं। रिव्यू ऑफ डिमांड लेवल एस्टिमेट्स ऑन विच री ऑर्डर डिसीजन बेस्ड। रिव्यू डिमांड हम लोग एस्टिमेट्स करेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे, री ऑर्डर उसी के हिसाब से बना देंगे, इतनी सी बात कही गई। अ रेगुलर रिपोर्ट ऑफ स्लो मूविंग आइटम इज यूजफुल इन दैट मैनेजमेंट इज मेड अप अवेयर ऑफ चेंजेस इन द डिमांड एंड ऑफ पॉसिबल ऑब्सोलेंस। अभी ये रिव्यू करेंगे बार बार, तो उससे फ़ायदा क्या होगा, इनको समझ में आ जाएगा क्या क्या चीज़ें आउटडेट हो जा रही हैं। अरेंजमेंट्स में देन बी मेड टू रिड्यूस और एलिमिनेट इन्वेंट्री लेवल्स। अरेंजमेंट्स यहाँ किए जा सकते हैं साहब की, ताकि इन्वेंट्री लेवल रिड्यूस हो सकें, और कन्फर्मेशन ऑफ ऑब्सोलेंस, ताकि हमें क्लियर हो जाए कि भैया कितना चीज़ ख़राब हो गई है, कितना हमें डिस्पोज करना है। जीआईटी सिस्टम, जीआईटी कुछ नहीं है, जैसे मैंने पहले ही कहा कि जैसे ही हमारे पास गुड्स ख़त्म हो जाएंगे तब जाके हम नया ऑर्डर प्लेस करेंगे साहब। जीआईटी इज़ अ सीरीज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई चेन टेक्निक दैट एम्स टू मिनिमाइज इन्वेंट्री लेवल। हम लोग कम से कम स्टॉक अपने पास रखेंगे ताकि कम से कम पैसा हमारा क्या हो, हमारा इस इन्वेंट्री में ब्लॉक हो। और इसमें हमारा क्या होगा, हमारा जो करंट एसेट्स की जो कैश हमारा जो है वो हम कहीं दूसरी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड इम्प्रूव्स कस्टमर सर्विस। ऑब्वियस सी बात है, जब हम किसी कस्टमर को बिल्कुल आउटडेटेड मतलब अपडेटेड चीज़ देंगे, हमेशा अपडेटेड चीज़ देंगे, तुरंत ला करके नया नया माल देंगे, तो कस्टमर खुश रहेगा। मैन्युफैक्चरिंग नॉट ओनली एट द एग्जैक्ट टाइम, और अगर हम मैन्युफैक्चर भी कर रहे हैं तो जैसे ही वो मांगेगा तब हम मैन्युफैक्चर करके तुरंत दे देंगे। कस्टमर रिक्वायर बट ऑल्सो इन द एग्जैक्ट क्वांटिटी दे नीड एंड एट कॉम्पिटिटिव प्राइस। हम एग्जैक्ट क्वांटिटी में ही बनाएंगे और उसको कॉम्पिटिटिव प्राइस में बेच देंगे। कॉम्पिटिटिव मतलब बहुत ज़्यादा प्राइस ज़्यादा चार्ज नहीं करें, जितना कॉम्पिटिशन दूसरे चार्ज कर रहे हैं उसी आसपास प्राइस में हम मार्जिन पे ही सेल कर देंगे। इन जीआईटी सिस्टम द बैलेंसिंग एक्ट इज डिस्पेंस्ड विद इन्वेंट्री इज रिड्यूस्ड टू एन ऑब्सोल्यूट मिनिमम। इन्वेंट्री हमारा कम से कम होता है और एलिमिनेटेड ऑल, या तो हम बिल्कुल ख़त्म ही कर देंगे, फालतू स्टॉक अपने पास रखेंगे ही नहीं। एम्स ऑफ जीआईटी आर, हमारा जीआईटी का मकसद क्या होता है, स्मूथ फ्लो ऑफ वर्क थ्रू द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, अ फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन प्रोसेस विच इज़ रिस्पॉन्सिव टू द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट। वो कस्टमर रिक्वायरमेंट के मुताबिक मोल्ड हो जाता है, अपने आप ढल जाता है अपने आप को। रिडक्शन इन कैपिटल टाइड अप इन्वेंट्री, हमारा जो पैसा टाइड होता है मतलब ब्लॉक रहता है इन्वेंट्री में, वो छूट जाएगा, कम हो जाएगा। दिस इन्वॉल्व द एलिमिनेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ परफॉर्म दैट डू नॉट ऐड वैल्यू। हम लोग उन सभी चीज़ों को साफ ख़त्म कर देंगे जो हमारी वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे हैं। जीआईटी सिस्टम्स, अब ध्यान दीजिए एग्जाम में नॉर्मली ये सब बातें नहीं पूछी, लेकिन हाँ पता रहना चाहिए। जीआईटी एक्सटेंड्स मच फार्दर दैन अ कंसंट्रेशन टू इन्वेंट्री। जीआईटी ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्वेंट्री लेवल पे ही होता है, इट सेंटर्स ऑन द एलिमिनेशन ऑफ, ये वेस्ट को कम करने का मकसद भी होता है। वेस्ट इज डिफाइंड एज एनी एक्टिविटी परफॉर्म्ड विद इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। वेस्ट क्या है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी दैट डज नॉट ऐड वैल्यू, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में वैल्यू एडिशन नहीं करी, वो क्या है, वो बर्बाद ही तो है ना। क्यों बर्बाद करना अपने पैसे को कंपनी के। एग्जाम्पल्स ऑफ वेस्ट आर रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, फालतू बना के पड़े हो, WIP आधा बनाया सामान पड़ा हुआ है फालतू, है ना। फिनिश गुड्स इन्वेंट्री पड़ा हुआ है। मटेरियल हैंडलिंग, क्वालिटी प्रॉब्लम, क्यूज एंड डिले ऑन शॉप फ्लोर, पड़ा हुआ है सामान, कोई ऑर्डर नहीं प्लेस कर, लॉन्ग रॉ मटेरियल लीड टाइम, अब रॉ मटेरियल पड़े हुए हैं, लीड टाइम मतलब आने में बहुत टाइम लग रहा है ना, लॉन्ग कस्टमर लीड टाइम, तो ये सब बातें यहाँ पे कही गई हैं। ये सब क्या है, ये सब वेस्ट है साहब, देखिए लिखा ना, क्वालिटी प्रॉब्लम, WIP एक्सरसाइज एडमिनिस्ट्रेशन। GIT attempt to eliminate waste at every stage of the manufacturing process, notably by the elimination of WIP by reducing batch size, raw material inventory by suppliers delivering direct to the shop floor, direct हमारे shop पे पहुँचाए, scrap and rework by the emphasis on total quality control पे focus करेंगे, finished good inventory by reducing lead time कम करने की कोशिश करेंगे, material handling cost by redesigning the shop floor so that the goods more directly between adjacent work centers, है ना, सामान आप डायरेक्टली यहाँ पे पहुँच जाए जहाँ पे जिस काम के लिए पहुंचना चाहिए, वो सब बातें यहाँ पे कही गई हैं साहब।
द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज कॉन्सेप्ट इन GIT रिजल्ट्स इन, इससे क्या होगा, इसमें स्मूथ फ्लो ऑफ वर्क होगा थ्रू द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, अब फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन प्रोसेस हो जाएगा विच इज रिस्पॉन्सिव टू द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट, रिडक्शन इन कैपिटल टाइड अप इन द इन्वेंट्री, हमारा जो कैपिटल है वो कम टाइड अप हो जाएगा। फिर लिखी है बात GIT मैन्युफैक्चरर्स लुक्स एट द सिंगल सप्लायर, GIT मैन्युफैक्चर कोशिश क्या करते हैं कि उनको एक सिंगल सप्लायर मिल जाए हु कैन प्रोवाइड हाई क्वालिटी, वो अच्छी क्वालिटी का सामान भी दे, फ्रिक्वेंट दे, भरोसेमंद हो, रादर देन द लोवेस्ट प्राइस तो नहीं मिलेगा ना। इन रिटर्न द सप्लायर कैन एक्सपेक्ट मोर बिजनेस अंडर द लॉन्ग टर्म परचेज ऑर्डर, और सप्लायर क्या चाहेगा कि भैया ये ऑर्डर हमेशा देते रहें, दस प्रोवाइडिंग ग्रेटर सर्टेनिटी, और जो सप्लायर है वो खुश हो जाएगा भैया हमेशा हमारे पास ऑर्डर आते रहते हैं। वेरी ऑफन द सप्लायर्स विल बी लोकेटेड क्लोज, और ऐसा भी कितनी बार हो जाता है कि जो सप्लायर्स होते हैं बेस्ट तभी रहेगा कि जब आपका जो कंपनी है उसके सामने ही सप्लायर हो, तभी आप GIT इस्तेमाल करो, क्योंकि भैया क्लियर है ना कि जल्दी माल पहुंच ही जाएगा। अब अगर बहुत दूर है सप्लायर और फिर आप उसके भरोसे बैठे हो तो आपको सब दिक्कत आ सकती है। एंड दिस वॉज दिस चैप्टर, उसके बाद आप कुछ खास बातें नहीं हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, एंड इसके बाद हम बात करेंगे नए चैप्टर के बारे में, ठीक है। टेक केयर ऑफ एवरीवन, एंड ये सब TYU के अलग अलग वीडियो मैं बना दूंगा, जो भी TYU बचे हुए हैं सबकी वीडियो मैं अलग अलग बना दूंगा। खूब पढ़ाई करें, खूब अच्छे से पढ़ाई करें और ACC क्रैक करें अधिकारी बने। थैंक यू सो मच।